एलिमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं जनरल साइंस से संबंधित जो टॉपिक, उसका नाम है ऊष्मा। ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी की जो पुस्तक हैं उन पर आधारित पाठ्य सामग्री से लिया गया है। इस टॉपिक में आपको जो मोस्ट जो पॉइंट हैं उसके बारे में अध्ययन करने को मिलेगा। चाहे इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी हो या फिर हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हो, उन दोनों के लिए ही यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है। जो भी कठिन शब्द हैं उनका अंग्रेजी रूपांतरण भी हमने करने की पूरी कोशिश की है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है ऊष्मा। पहले हम जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद में चित्रों से भी आपको इसे समझाने का प्रयास करेंगे। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी वस्तु की जो उष्णता है उसकी विश्वसनीयता माप जो है वो उसके ताप से ही की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली जो युक्ति होती है उसको तापमापी या फिर थर्मामीटर कहते हैं, कि जिस से हम ताप मापते हैं, अपना टेम्परेचर मापते हैं, वो तापमापी या थर्मामीटर कहलाता है। इसका चित्र हम देखेंगे, मगर हम एक और महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है थर्मामीटर जो है वो एक लंबी, बारीक तथा समान व्यास की कांच की एक नली होती है, कि जो थर्मामीटर होता है वो कांच का बना होता है, जिसके सिरे पर एक बल्ब लगा होता है जिसमें पारा भरा होता है, कि इसके सिरे पर जो बल्ब होगा उसमें पारा होगा। ताप का जो मापक्रम है वो सेल्सियस स्केल से मापा जाता है। सेल्सियस को हम सी के रूप में प्रकट करते हैं। इसके द्वारा 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के ताप ही मापे जाते हैं। किसकी बात हो रही है? थर्मामीटर की। तो थर्मामीटर में 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक के जो ताप हैं वो ही मापे जाते हैं। एक दूसरे प्रकार का तापक्रम है जो फ़ारेनहाइट कहलाता है, जिसको हम एफ के रूप में व्यक्त करते हैं। इसमें 94 डिग्री से लेकर 108 डिग्री तक का जो तापमापन होता है, तो बड़ा तापमापन मापने के लिए फ़ारेनहाइट का प्रयोग करते हैं, और 42 डिग्री तक के ताप को मापने के लिए सेल्सियस स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मानव शरीर का सामान्य जो जनरल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सी का मतलब सेल्सियस होता है। उपयोग से पूर्व हमें क्या करना चाहिए? पारे का जो तल है वो 35 डिग्री से नीचे रहना चाहिए। 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे वो रहेगा, उसके बाद में हम उसका उपयोग करेंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है प्रयोगशाला तापमापी जो है वो 10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मौसम की जानकारी के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग भी किया जाता है। अब हम चित्रों के माध्यम से भी इन बिंदुओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये वो थर्मामीटर है जिसमें 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान इसमें मापा जाता है। ये इसके सिरे पर जो बल्ब लगा होता है उसमें पारा भरा होता है, और मनुष्य का सामान्य तापमान हमने बताया था वो कितना था? 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब कुछ इसमें बताया गया है। ये थर्मामीटर का चित्र है। इस चित्र में प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें जो जल है उसका तापक्रम मापा जा रहा है। तो ये प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला तापमापी थर्मामीटर है। अगला बिंदु है ऊष्मा जो है वो सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ही प्रवाहित होती है, कि जो ऊष्मा है वो गर्म से ठंडी की ओर प्रवाहित
होती है, ये उसके चलने का क्रम होता है। जिस प्रक्रम में ऊष्मा गर्म से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उस प्रक्रम को चालन कहते हैं। अगला बिंदु है, जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवेश करने देता है, जाने देता है, उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। और जो अपने में से होकर ऊष्मा को प्रवेश नहीं करने देता, जाने नहीं देता, वो ऊष्मा का कुचालक कहलाता है, वो इसका विपरीत हो जाता है। ऊष्मा के चालक कौन कौन से हैं? जैसे कि एल्यूमिनियम जो है ये अपने में से होकर ऊष्मा को जाने देता है। आयरन और कॉपर ये सभी ऊष्मा के अच्छे चालक माने जाते हैं। इसके विपरीत जो ऊष्मा को अपने में से होकर प्रवेश नहीं करने देते वो ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं, जिनको ऊष्मारोधी भी कहा जाता है। कि जो कुचालक होते हैं वो ऊष्मारोधी मतलब ऊष्मा को रोकने वाले होते हैं। वो होते हैं प्लास्टिक, लकड़ी। प्लास्टिक और लकड़ी जो है ये अपने में से होकर ऊष्मा को प्रवेश नहीं करने देते। अगला बिंदु है, गर्म जल के ऊपर उठाने और उसकी जगह पर ठंडा जल आने की जो विधि है वो संवहन कहलाती है। तो संवहन क्या होता है? गर्म जल की जगह गर्म जल जो है वो भाप बनकर ऊपर उठता है और उसकी जगह ठंडा जल आकर उसकी जगह ले लेता है, तो वो संवहन क्रिया कहलाती है। अब हम चित्र के माध्यम से भी इसको देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम बात करें कि किसी धातु की जो छड़ है उसमें ऊष्मा जो है वो किस प्रकार प्रवाहित होती है। तो हमने देखा कि ये एक लोहे की छड़ है, इसको ईंटों में दबा रखा है और यहाँ जगह जगह इसमें मोम की बूंदें इस पर चिपका रखी हैं। यहाँ से हम मोमबत्ती से इसको ऊष्मा प्रदान करते हैं, गर्म करते हैं। तो इसकी जो ऊष्मा है वो हमने अभी पढ़ा था, गर्म जो है वो ठंडे की ओर प्रवाहित होती है। तो ये ऊष्मा जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो यहाँ से ये गर्म हो जाएगी, तो ये मोम पिघल कर नीचे गिर जाएगा। फिर ये ऊष्मा आगे बढ़ेगी, यहाँ आएगी, फिर ये मोम पिघल कर नीचे गिरेगा। इस प्रकार ये ऊष्मा आगे बढ़ती जाती है गर्म से ठंडे की ओर। इसमें हम देखें कि विभिन्न पदार्थों में ऊष्मा का चालन किस प्रकार होता है, तो वो इसमें दिखाया गया है अलग अलग पदार्थ। इस चित्र में हम देख सकते हैं जल में जो ऊष्मा का संवहन है वो किस प्रकार होता है। नीचे से हम इस जल को गर्म करते हैं और ये जल भाप बनकर ऊपर उठता है। तो हमने पढ़ा था गर्म जल जो है वो ऊपर उठ जाता है और उसकी जगह ठंडा जल ले लेता है। इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि जो वायु है उसमें ऊष्मा का संवहन जो है वो किस प्रकार होता है। यहाँ से मान लो उधर से वायु आ रही है, हवा चल रही है, तो ये ऊष्मा जो है ये अपने उस हाथ पर नहीं पहुँचेगी, क्योंकि हवा जो है इस ऊष्मा को आगे ले जाती है। और जैसे ही हम उस हवा के आगे रुकावट कर देते हैं, हाथ लगा लेते हैं, तो हम देखेंगे कि वो ऊष्मा सीधे ऊपर पहुँचेगी और हमारा जो ऊपर का हाथ है वो गर्म हो जाता है। आगे हम बात करें अगले महत्वपूर्ण बिंदु की कि दिन के समय जो है वो समुद्र तटीय क्षेत्रों पर स्थल का जो भाग है वो सबसे जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे वहाँ की जो वायु है वो ऊपर उठ जाती है। तो हमने अभी देखा था गर्म की जगह ठंडा जल ले लेता है और उसका स्थान समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी हवा लेती है। तो गर्म हवा जो है वो हल्की होकर ऊपर उठेगी और उसकी जगह ठंडी हवा आकर स्थान ग्रहण कर लेगी। इस प्रकार की जो क्रिया है उसको समुद्र समीर कहते हैं, क्योंकि ठंडी हवा जो है वो समुद्र से स्थल की ओर आ रही है, तो वो समुद्र समीर कहलाती है। इसको हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने देखा था इस महत्वपूर्ण बिंदु में समुद्र समीर में क्या होता है, दिन के समय जो स्थल भाग है वो अधिक गर्म हो जाता है। तो ये स्थल भाग है ये ज़्यादा गर्म हो गया, तो यहाँ की जो वायु है वो हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी और समुद्र का जो पानी है वो ठंडा होता है। तो वहाँ से जो वायु होगी वो ठंडी वायु होगी और वो आकर स्थल वाले
भाग पर जमा हो जाएगी और स्थल वाले भाग की जो गर्म वायु है वो ऊपर उठ जाएगी। तो ये क्रिया दिन में होती है तो ये समुद्र समीर के नाम से जानी जाती है। इसके विपरीत जो क्रिया होगी वो थल समीर के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि रात के समय जो समुद्र का पानी है वो अधिक गर्म रहता है और स्थल भाग क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो जो पवन है वो स्थल से समुद्र की ओर चलेगी, तो समुद्र में जो गर्मी है, जल में जो गर्मी है वो ऊपर उठेगी और उसका स्थान रात में स्थल भाग से आने वाली ठंडी जो हवा है वो ले लेगी, तो वो थल समीर के नाम से जानी जाएगी। तो इसमें हमने समुद्र समीर और जल समीर दोनों का अध्ययन बहुत ही आसानी से कर दिया है। आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले बिंदु की ओर। अगले बिंदु की बात करें तो इसमें दिया गया है कि सूर्य से हम तक जो ऊष्मा पहुंचती है, तो उस ऊष्मा के पहुंचने की जो विधि होती है वो विकिरण कहलाती है, रेडिएशन वो कहलाती है। अगला बिंदु है गहरा रंग अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, इसलिए सर्दियों में हम गहरे रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देते हैं। इसको भी हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ हम दो पतीले देखते हैं, एक पर गहरा रंग किया हुआ है और एक पर किसी प्रकार का कोई रंग नहीं है। तो जो गहरा रंग होता है वो ऊष्मा को अवशोषित करता है, यही हमने इस बिंदु में देखा था। इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।